हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज स्टडी की थी कि अगर किसी कंपनी को अपने लिए फाइनेंसिंग करनी हो, फाइनेंस करना हो कहीं पे, तो उसमें हम लोग जो है बेसिकली 4 टाइप्स की जो है हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपका डेट पे था या फिर आपके इक्विटी प्रेफरेंस शेयर थे और आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स थी। तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया था कि अगर आपका इरिडीमेबल डेट है तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आप जो है आई इंटरेस्ट हो गया आपका एनपी और इनटू में आप 100 कर देंगे, ये चीज आ जाएगी आपको। फिर हमें इसको, ये हमारे पास प्री टैक्स होती है, इसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो डेट होते हैं वो एक टैक्स शील्ड का काम करते हैं। टैक्स शील्ड क्या होता है? उसका मतलब कि आपको जो एक्चुअल में जितना टैक्स देना चाहिए था ना, तो उतना हम नहीं देते, उससे कम देते हैं, जो कि इंटरेस्ट क्योंकि आप पहले इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो आपका टैक्स जो है वो सेविंग हो जाती है। तो ये चीज हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। उसके बाद अगर आपके जो है आपको रिडीमेबल डेट दी हुई है, अर्थात जिसका टाइम पीरियड आपको पता हो, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया था कि बस आप इंटरेस्ट जो है वो प्लस में करेंगे, आई प्लस आरवी जो है माइनस एनपी बोल लीजिए इसको, या सेल वैल्यू की जब आप जो है आपको जो एक्चुअल में मिला है, नेट प्रोसीड जो आपके पास हुई है, डिवाइडेड बाय एन आपका, और ये यहाँ पे आरवी प्लस एनपी इंटू 100। फिर इसको जैसे आफ्टर टैक्स हमें कन्वर्ट करना होता है 1 माइनस टी करके, ये हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आरवी जो है आपका रिडेम्पशन वैल्यू होती है। अब ये रिडेम्पशन वैल्यू प्रीमियम पे भी हो सकती है, डिस्काउंट पे भी हो सकती है, वो चीजें आप एडजस्ट कर लेंगे। नेट प्रोसीड में आपका फ्लोटेशन चार्ज और जो है डिस्काउंट या कोई भी अंडर राइटिंग कमीशन उस तरीके से आ जाता है, तो वो चीजें हम एडजस्ट करके चलेंगे। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ डेट थी। तो उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि हम प्रेफरेंस शेयर की जो है कॉस्ट वो कैसे कैलकुलेट करें। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वो डेट के रिगार्डिंग ही हम लोग स्टडी करते हैं। वो डेट के रिगार्डिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपल, क्योंकि इरिडीमेबल डेट जो है वो आपको किसी किसी केस में मिलते हैं, मतलब होते ही नहीं है। तो अगर इरिडीमेबल डेट है, यहाँ पर भी आपके 2 तरीके से हो सकते हैं। अगर आपका इरिडीमेबल डेट प्रेफरेंस शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर है आपके पास, तो यहाँ पर एक सिंपल सा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं और डेप्ट जो होता है, आप डेप्ट के थ्रू या प्रेफरेंस शेयर पे जो फाइनेंसिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास पहले से एक रेट मेंशन होता है। आपने जैसे 12th में भी स्टडी किया होगा कि 10% प्रेफरेंस शेयर या जो है 10% जो है आपका डिबेंचर। तो इस तरीके से इनकी रेट जो होती है वो पहले से स्पेसिफाई होती है, जबकि इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इक्विटी शेयर को वो मिलता है जो बिल्कुल एंड में बच जाता है। उनपे किसी ईयर अगर आपके प्रॉफिट कम है तो कम प्रॉफिट डिविडेंड जाएगा, और अगर किसी साल में आपके पास ज्यादा है तो उनको ज्यादा मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो इनकी जो प्रेफरेंस शेयर की जो रेट है वो पहले से आपके पास डिसाइड होती है। तो अब ये है कि अब प्रेफरेंस शेयर पे, क्योंकि डेट पे हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रेफरेंस शेयर पे हम लोग डिविडेंड देते हैं। तो यहाँ पे आपने जितना डिविडेंड दिया है उसको डी से डिनोट कर लीजिए कि जितना आपने डिविडेंड दिया है, अपॉन में आपका आ जाएगा नेट प्रोसीड कि कितना जो है आपको मिला होगा इंटू 100। अब यहाँ पे टैक्स का कोई भी जो है कैलकुलेशन नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को और इक्विटी शेयर को जो भी डिविडेंड मिलता है वो आफ्टर टैक्स ही मिलता है। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि उसको जो है प्री टैक्स में कन्वर्ट करो तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसके लिए जो भी आपके पास रेट आएगा। अब अगर हमें आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करना था तो हम मल्टीप्लाई करते थे, और अगर हमें अब प्री टैक्स निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, उसी टर्म से रिवर्स हो जाएगा जस्ट उसका। तो प्रेफरेंस शेयर, ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी को जो मिलता है वो आफ्टर टैक्स ही मिलता है, और इंटरेस्ट जो डेट पे इंटरेस्ट होता है वो हमारे पास प्री टैक्स रेट होती है, क्योंकि टैक्स उसके बाद में जाता है। आपको कल भी बताया था कि आपके पास कोई भी एक अमाउंट है, जब आप उसमें से इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं तो वो आपका पीबीटी आ जाएगा। फिर उसमें से हम जब टैक्स प्रोवाइड कर देते हैं तो वो आपके पास पीएटी या पीएटी आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर उसमें से हम लोग प्रेफरेंस शेयर को और इक्विटी को डिविडेंड देते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है
जो कि जनरली होते नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल आपका जैसे इरिडीमेबल जो डेट थे उन्हीं की तरह वहां पे हम लोग क्या करते थे, आई लेते थे और जितना आपको नेट प्रोसीड हुआ इंटू 100, बस इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर लेकिन फिर भी क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफाई करे कि ये टैक्स ये प्रेफरेंस शेयर की जो रेट आई है आपके पास वो आफ्टर टैक्स है, तो इसको प्री टैक्स में हम लोग इस तरीके से बदलेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा, सेकंड पॉइंट में आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो अब यहाँ पे आ गए आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं कि जिनका आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि 5 ईयर है या 10 ईयर है कि आपको वो रिडीम करने पड़ेंगे। रिडीम मतलब पे आउट करने पड़ेंगे आपको। तो अब वो इसकी भी रिडम्पशन की टर्म होती है कि ये 10% डिस्काउंट पे होंगे या प्रीमियम पे होंगे, और इश्यू के भी कुछ फैक्टर होते हैं। जैसे आपके पास हम दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो जो आपकी नेट प्रोसीड आएगी, फिर उसके बाद आप आरवी रिडेम्पशन वैल्यू जो है वो कैसे करेंगे। तो अगर मान लिया 100 का आपके पास कोई एक शेयर है प्रेफरेंस शेयर, अब उस पे आपने 100 को आपने 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। अगर आप 10% प्रीमियम पे रिडीम करते हो तो आपको जो है 100 का 100 का एक प्रेफरेंस शेयर वो 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, आपको 100 का 110 देना है। तो यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू आ गई आपकी 110। उसके बाद इसको जब हम कोई भी, आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, कोई भी जब हम लोन जो है या प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी का हम इश्यू करते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत सारे एक्सपेंस करने पड़ते हैं, जैसे अंडरराइटिंग है या ब्रोकरेज है या कोई भी आपको सिक्योरिटी टाइप। तो उस तरीके से जो भी हमारे पास एक्सपेंस होते हैं वो इसमें से हम लेस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें एक्चुअल में तो वो मिल रहा होता है, क्योंकि हमने जो लीगल चार्ज या ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन या कोई और एक्सपेंस बियर किया होगा तो नेट तो हमें वो लेस करके ही मिला होगा ना। तो इससे कॉस्ट क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि एक तो आपको 100 पे 10% बोले, एक आपको 90 पे 10% बोले, तो वो 10 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो नेट प्रोसीड जो है आपकी, मान लीजिए यहाँ पे आपको जो है 5 रुपीज आपने जो है डिस्काउंट या अंडरराइटिंग कमीशन दे दिया है, तो नेट प्रोसीड आपकी 95 आ गई। तो सेम जो है हम जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का जो फॉर्मूला है वो डेट से बिल्कुल मिलता जुलता है। वहां पे आपको आई करते थे हम लोग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी कर देंगे। डी मतलब जो डिविडेंड आपने पे किया है। तो यहाँ पे जो है हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डी प्लस, उसमें हम क्या करते थे, आरवी माइनस एनपी, कि जो आपने जो है रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी और जो आपका नेट प्रोसीड है, और वो फिर ओवर द पीरियड, कितने पीरियड में, जैसे एन है, आप यहाँ पे एन ले लीजिए, तो फिर यहाँ पे एवरेज जो कॉस्ट पड़ेगी वो आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये आपके जो है सेम वही फॉर्मूला है डेट का, जैसे हमने रिडीमेबल डेट का जो किया था वहां पे यहाँ पर आई था, इंटरेस्ट था। यहाँ पे हम सिंपल सी चीज है, डेट पे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं और प्रेफरेंस शेयर पे हम लोग डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। अब एक चीज, ये चीज नोट करेंगे यहाँ पे कि जो इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है और जो आपका डेट है उस पे इंटरेस्ट है, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। जब आप कॉस्ट का चैप्टर स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट है आपकी या बुक वैल्यू जो है आपकी, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट मतलब आप बिजनेस से बाहर इनको पे करोगे। इक्विटी और प्रेफरेंस को डिविडेंड देते हो, डेट पे जो है आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हो, लेकिन जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है ना आपकी, रिटेन्ड अर्निंग्स होती क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स आप ये होती हैं कि जब आप इक्विटी को कोई, जैसे आपकी कंपनी जो है वो लंबे टाइम से चली आ रही है, जब आप इक्विटी को वो जो है पैसा ना देके अपने पास रोक के रखते हैं तो वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स होती है। अगर आप इस रिटेन्ड अर्निंग्स को दे देते हो तो एक इसके जो है पॉजिटिव फैक्टर भी है, नेगेटिव भी है, कि अगर आप उनको शेयर होल्डर को प्रोवाइड कर देते हो तो वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, या मान लीजिए आप ही के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे आपका जो है टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा इसका एक पॉजिटिव यह कि अगर आप रिटेन्ड अर्निंग्स अपने पास बचा कर रखते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप उनको यूज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई कॉस्ट नहीं होती। अब मान लीजिए मेरे पास जो है 10,000 रुपीज है,
तो मेरे पास जो है या तो मैं इनको अपने पास से प्रोजेक्ट में लगाऊं या इनको कहीं इंटरेस्ट पे दे दूं, तो रिटेन ये मेरे पास जो 10,000 रुपीज मैंने बचाए हुए हैं, तो इनकी भी तो कोई ना कोई कॉस्ट होगी ना हमारे पास। हमने ये अज्यूम करके रखा होगा कि हम इसको इतने से कम पे नहीं देंगे। तो रिटेन्ड अर्निंग्स वो होती हैं जब आप बिजनेस का कोई प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर को, इक्विटी को ना देके अपने पास रोक के रखते हैं और फिर उसको आप कहीं पे यूज कर लेते हैं, तो ये आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स होती है। रिटेन्ड अर्निंग्स पे जो है इक्विटी से कम रेट पड़ता है, क्योंकि इक्विटी को जो जाता है वो आपका आफ्टर टैक्स जाता है। यहाँ पर हम जो पर्सनल टैक्स है वो हम काट लेते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने अभी ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में जो है वो स्टडी किया कि इसका फॉर्मूला जैसे हम लोग कैसे करते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपके जो है इसी से लगा लेते हैं। जैसे आपने जो है डिविडेंड दिया है 10 प्लस आरवी जो है हमारे पास था 110 माइनस 95 अपॉन में आपका आ गया 2, और फिर ये हमारे पास 110 प्लस 95 अपॉन 2 इंटू 100 ये आ गया आपका। तो ये 10 प्लस हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5 यहाँ पे, और उसके बाद जो है ये हमारे पास आ जाएगा तो ये चीज आ जाएगी इंटू 100। फिर इसको जो है हम सॉल्व आउट कर लेंगे जो भी आएगा हमारे पास, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से आपका जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की जो है वो कॉस्ट निकल के आ जाएगी। उसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन आता है कि अब हमें इक्विटी की कॉस्ट कैसे निकालनी है। इक्विटी पे पहले से कोई कॉस्ट डिसाइड नहीं होती। क्यों? क्योंकि इक्विटी का हमें कोई यही नहीं पता होता कि प्रॉफिट कितने होंगे हमारे पास। तो इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस और जो डेट पे तो है आपका पहले से स्पेसिफाई होता है, तो इक्विटी का जो है वो कभी भी आपका जो डिविडेंड है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इक्विटी के केस में आपके पास जो है दो तरीके से हम जजमेंट लगा सकते हैं। दो तरीके से कैसे? सबसे पहले तो आपको जो है ना फ्यूचर का, जैसे कंपनियां क्या करती हैं बीच बीच में डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। इंटरिम डिविडेंड हो गया, फिर फाइनल एक आपका प्रपोज डिविडेंड जो हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, ये दो तरीके से हो सकता है आपका। सबसे पहले तो आप उसको विदाउट ग्रोथ मान के चले। विदाउट ग्रोथ क्या होता है कि हमने कोई भी ग्रोथ की जिस हिसाब से, जैसे आपके लास्ट के 2 से 3 इयर्स में 10% डिविडेंड गया है तो उतना ही डिविडेंड रहेगा। तो डिविडेंड आपका जैसे यहाँ पे D1 कि नेक्स्ट ईयर जो आप देने जा रहे हो वो चीज, अपॉन में आपका MPS मतलब मार्केट वैल्यू आपकी क्या होगी। ये है जब आप बिना ग्रोथ के एस्टिमेट करते हो कि आपके पास जो है कितना डिविडेंड आप देने जा रहे हो नेक्स्ट ईयर का। और ये जो है MPS, अब ये MPS जो है आपका, जो आपकी शेयर की वैल्यू होगी ना वो लोगे आप। जैसे मान लिया कि उसकी फेस वैल्यू नहीं लोगे। फेस वैल्यू अगर आपको गिवन है 100 और आपकी जो है मार्केट वैल्यू आपके पास है 120 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो यहाँ पे आप मार्केट वैल्यू लोगे। तो इस तरीके से तो ये आपकी जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकल आएगी। इक्विटी शेयर, तो इस तरीके से ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकल आएगी। इनटू में आप 100 कर ही देंगे तो परसेंटेज में निकालने के लिए। उसके बाद एक दूसरा केस ये होता है कि अब जैसे मान लिया कि आपने पिछले जो 10 हुआ, 15 हुआ, 20 ऐसे एक इंक्रीजिंग डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हो आप लोग। तो मतलब इससे हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमारी जो है बिजनेस में ग्रोथ इतने % हो रही है, 5% है, 10% है। तो आप इसको जैसे, ये तो आपका सिंपल हो गया डिविडेंड यील्ड मेथड कि जितना आप डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हो फ्यूचर के में भी उतना ही आप प्रोवाइड करोगे, कोई आपकी ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा है हमारे पास डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। जैसे डिविडेंड सेकंड हमारे पास आता है, ये फर्स्ट आपका हो गया डिविडेंड यील्ड मेथड या अर्निंग मेथड बोल लीजिए। तो उसके बाद हमारे पास आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या मेथड।
तो इसमें क्या होता है कि हम कंपनी के प्रॉफिट्स का या डिविडेंड का आइडिया लगाते हैं कि वो पर ईयर आपका 5% 10% इस तरीके से इंक्रीज होगा। तो जो भी आपका डिविडेंड होगा उसमें आप ये जो है ग्रोथ ऐड कर देंगे, D1 प्लस आपका MPS आ जाएगा, ये इंटू में 100 आप करके चलेंगे ताकि परसेंटेज आप निकाल सके, प्लस आपका G आ जाएगा। तो G ये क्या है, आपका ग्रोथ रेट है कि जितने भी ग्रोथ आपने एस्टिमेट कर रखी होगी, जितना भी ग्रोथ आपने एस्टिमेट कर रखा होगा, तो उस तरीके से आपका ये जो है फॉर्मूला लग जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे हमने क्या चीज स्टडी की है कि जैसे अगर आपका जो है प्रेफरेंस शेयर पे कॉस्ट है, तो हम सबसे पहले उसकी रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड देखते हैं, फिर उसको ओवर द ईयर डिस्ट्रीब्यूट करके एवरेज कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं। वो सेम आपका डेट की तरह ही होता है। उसके बाद अगर हमें इक्विटी पे कैलकुलेट करना हो, तो हमें पहले डिविडेंड देखना है विदाउट ग्रोथ, कि आपने कोई भी ग्रोथ नहीं मानी है। तो जो भी डिविडेंड आप फ्यूचर में प्रोवाइड करने जा रहे हो, तो वो आपका जो है डिविडेंड हो गया, और नीचे MPS आ जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंटू 100। और अगर आपने ग्रोथ एस्टिमेट करी है तो ये आपकी ग्रोथ आ जाएगी। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अभी हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको जो है करंट प्राइस जो है शेयर का वो 24 दिया हुआ है, डिविडेंड आपको इस रेट से दिया गया है कि फर्स्ट ईयर में आपका जो है 1.20 था, सेकेंड ईयर में 1.30, थर्ड में आपका जो है, और फोर्थ में आपका ये है। तो अभी यहाँ पर आपको जो है डिविडेंड का अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि डिविडेंड आपको कॉन्स्टेंटली दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ से ये चीज निकालना पड़ेगा कि वो किस ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तो आप यहाँ से अगर एक आइडिया लगा के चलेंगे हम लोग, तो ये आपको पता चलेगा कि ये 10% पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे आपका 1.20 का आप अगर 10% निकालते हो, तो ये आपके पास 0.12 आ जाएगा। अब इसमें जो है आप ये चीज ऐड करेंगे तो 1.32 आ जाएगा। इस तरीके से फिर ये 10% जो है आपका डिविडेंड वो ग्रो कर रहा है। तो ये हमें लास्ट ईयर के डिविडेंड दिए हुए हैं, और ये हमारा जो है करंट प्राइस है शेयर का। तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या था कि आपका D1 जो कि इस करंट ईयर का आपको डिविडेंड लेना है, उसके बाद आपने MPS लेना। अब फेस वैल्यू तो इस जो है शेयर की भी 10 रुपीज ही है, फेस वैल्यू हमें नहीं लेनी है, हमें करंट जो मार्केट प्राइस है उस पे हमें ये चीज डिसाइड करनी है। तो हमें यहाँ पर जो इक्विटी की कॉस्ट पड़ेगी, तो आप जो है KE जो निकालेंगे यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि KD जो है वो डेट की कॉस्ट थी, K जो है आपका P वो प्रेफरेंस शेयर की, KE जो है आपका इक्विटी की कॉस्ट थी। तो यहाँ पे अब हमें करंट ईयर का, ये आपको लास्ट 4 ईयर दिया मिलेगा, या तो लास्ट 4 ईयर से आप जैसे ग्रोथ एस्टिमेट कर लीजिए, या आपको करंट ईयर का डिविडेंड दिया मिलेगा। तो यहाँ से अब हमें करंट ईयर का डिविडेंड निकालना, वो किस तरीके से आएगा, 1.60 में आपका जो है आप 10% ऐड करोगे, तो ये आपका 1.76 आ जाएगा। तो ये आपका जो है करंट ईयर का डिविडेंड आ गया। 10% जो है ग्रोथ रेट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हम G वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो D1 आपका कितना है 1.70, MPS आपके पास 24 है, प्लस G आपका 10% है। 10% कैसे आया, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था आपसे। आपको जो है लास्ट डिविडेंड है उनसे ये आइडिया लगाना है कि वो किस ग्रोथ रेट पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ से अब हमने जो है कैलकुलेशन करी, तो ये सब 10% पे जो है पर ईयर इंक्रीज हो रहा था। तो जो लास्ट 4 ईयर का था उसमें आप 10% ऐड करोगे, तो ये करंट ईयर का डिविडेंड आ जाएगा आपके पास। तो इसमें फिर हम ग्रोथ ऐड करेंगे। तो उसके बाद जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 7.3% आ जाएगा, और प्लस में जो है आपका 10% है। तो कॉस्ट जो आपकी इक्विटी की 17.3% आ जाएगी यहाँ पे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7.3 आ जाएगा, 17.3% आपकी इक्विटी की कॉस्ट आ जाएगी। अब उसके बाद एक चीज आती है हमारे पास कि क्वेश्चन में आपको कई बार दिया मिलेगा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WEI, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज क्या होता है कि जब भी आप जो है फाइनेंस करते हो, जब भी आप जो है फंड रेज करते हो, तो उसमें आपके पास जो है इक्विटी भी होंगे, प्रेफरेंस भी होंगे, डेट भी होंगे। तो अब इनकी जो है कॉस्ट होगी आपके पास
कोई भी, जैसे मान लिया ये आपके पास जो है 10 पे होंगे, 10% जो है आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी, क्योंकि इक्विटी की हम लोग निकालते हैं, फिर प्रेफरेंस की होगी, डेट की होगी, तो इस तरीके से। तो ये आपको जो है शेयर मिलेगा। मान लिया कि जैसे ये आपके पास 4 लाख है, ये आपके पास 3 लाख है, और ये आपके पास फिर से 3 लाख है। फिर आपको यहाँ पे इंडिविजुअल इनकी कॉस्ट दी मिलेगी। एक एजम्पशन कर लेते हैं, ये आपका जो है 15 है, ये आपका 10 है, और ये भी आपका 10 है। तो अब आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो ये आपके पास इंडिविजुअल की है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनका जो है परसेंटेज शेयर निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि कितना परसेंट इक्विटी है, कितने परसेंट जो है आपका प्रेफरेंस है, कितने परसेंट आपके डेट है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये आ जाएंगे 40% हमारे पास इक्विटी है, 30% जो है वो प्रेफरेंस शेयर है, 30% आपके पास डेट है। फिर आपकी जो ये इंडिविजुअल कॉस्ट आई है, इंडिविजुअल जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई है, प्रेफरेंस आई है, डेट आई है, इनको इससे मल्टीप्लाई करके फिर आपकी जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। फिर तीनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को आपस में जो है मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअल कॉस्ट को उसके वेट से, कि कितना वो वेट रखता है, कितना आपने जो कैपिटल मिक्स बनाया है, आपने जो एक कैपिटल की जो स्ट्रक्चर क्रिएट की है, उसमें कितने आपके डेट हैं, कितना आपका इक्विटी है और कितना आपका प्रेफरेंस है। उस वेट से हम इंडिविजुअल रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो ऐड करके आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो इस तरीके से। तो इसके बाद जो है अब हमने ये क्वेश्चन ये देखना है कि कैसे जो है हमारा मतलब जो टैक्स शील्ड का जो डेट काम करता है, कि हम ये कहते हैं कि टैक्स आप जो है डेट इंट्रोड्यूस करें तो आपका जो है ईपीएस वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, एक ये चीज भी देख लेते हैं क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन में आपको क्या है, जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया मिलेगा कि जैसे ये आपके पास आ गया, ये आपके पास पहला स्ट्रक्चर आपका, ये आपके पास सेकंड है। इसमें आप क्या करते हो, इक्विटी शेयर ही इंट्रोड्यूस करते हो सबसे पहले। जैसे यहाँ पर आपके कंपनी के जो इक्विटी है वो आपके पास 30 लाख रुपीज की है, इस कंपनी में आपके पास 10 लाख रुपीज की है। फिर उसके बाद जो है आपका इसमें डेट हम मिलाते हैं, हमारा जो कैपिटल मिक्स है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम 20 लाख के जो है 20 लाख के जो डेट ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पर हमारे जो प्रॉफिट है वो गिवन है, हमें क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट जो है आपके, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बिफोर इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे PBIT बोल लीजिए इसको, या प्रॉफिट बिफोर 30 लाख और 10 लाख। इसमें जो है डेट है आपके 20 लाख की। 20 लाख से ये आपका जो शेयर है वो ₹10 ईच है, ₹10 ईच। मतलब कि आपका जो फर्स्ट केस में है वो जो 3 लाख शेयर है, और सेकंड केस में आपके पास जो है वो 1 लाख शेयर है। उसके बाद जो ये डेट है, इन पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% है। इसके बाद आपको प्रॉफिट दिया हुआ, ये PBIT है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 6 लाख दोनों केस में बराबर है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे कि EPS को जो हमारे ये डेट है वो किस तरीके से इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपका 6 लाख आपको प्रॉफिट दिया। उसके बाद सिंपल सा आपको इंटरेस्ट लेस करना है। फर्स्ट केस में ये आपके पास 0 होगा, नील, क्योंकि यहाँ पे कोई डेट नहीं है। सेकंड केस में आपका इस पे 14% आप 20 लाख पे निकालोगे, 2,80,000 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपका जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच जाएगा आपके पास, ये कि आपको अभी टैक्स प्रोवाइड करना है 6 लाख और 3,20,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, टैक्स रेट आपको कोई भी रेट दी हुई है, गिवन 40% है, 50 है, कोई भी चीज है, तो आप इस तरीके से 40% जो है प्रॉफिट में से लेस कर दोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 40% लेस कर दोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 3,60,000 जो आपका है प्रॉफिट, वो फर्स्ट केस में है। यहाँ पर प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि आपने जो है इंटरेस्ट नहीं दिया, यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, 1,92,000 आ जाएगा। यहाँ पर आपका प्रॉफिट कम है क्योंकि आपने जो है यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया है, जबकि टैक्स यहाँ पे कम है क्योंकि इसका कुछ हिस्सा हमने इंटरेस्ट में भी दे दिया है।
तो अगर हमें अब यहाँ पर जो है ईपीएस निकालना हो, अर्निंग पर शेयर निकालना हो, तो हम कैसे निकाल लेंगे? ये जो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, पैट आया है, इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद हमें ईपीएस निकालना, तो 3,60,000 अपॉन हमारा जो है 3 लाख इसके शेयर है, 1 लाख जो है सेकंड केस में हमारे पास। तो हमारे पास ये 1.20 1.90 निकल के आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब हमने डेट यूज किया था तो हमारे पास ये है 1.92 ईपीएस आया, और जब हमने डेट नहीं यूज किया तो 1.20 है। इस तरीके से आप जो है जब हम डेट को अपने कैपिटल मिक्स में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी कम होती है और हमारा ईपीएस भी जो है इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन करेंगे। तो आपने जो है डेट की या शेयर की, इक्विटी शेयर की, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालना जो है सीख लिया। इसी तरीके से फिर हम इनको जो है मिक्स को लेके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स की कॉस्ट कैसे निकालें। रिटेन्ड अर्निंग अभी आपको बताया भी था कि रिटेन्ड अर्निंग वो होती है जब हम इक्विटी का एक हिस्सा बचाकर अपने पास रख लेते हैं। अगर हम उसको इक्विटी में दे देते तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होके आपके लिए जो है रिटर्न का काम करता। तो रिटेन्ड अर्निंग की अगर आपको कॉस्ट निकालनी हो तो सिंपल उसमें से आप जो है टैक्स माइनस कर देंगे, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग जो है वो आफ्टर टैक्स ही होती है। आफ्टर टैक्स इसलिए होती है क्योंकि जब हम इक्विटी को डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं तो उन सबको वो जो है आफ्टर टैक्स डिविडेंड दिया जाता है। तो रिटेन्ड अर्निंग की ऐसा नहीं है कि कॉस्ट नहीं होती, उनकी भी कॉस्ट होती है। जब कोई भी इंडिविजुअल उनको इंट्रोड्यूस करेगा तो उसमें से आप जो है ये टैक्स माइनस कर देंगे, जो भी आपका टैक्स रेट हो 40% हो या 60% हो। तो रिटेन्ड अर्निंग की जो भी आपकी इक्विटी की कॉस्ट है, मान लिया इक्विटी की कॉस्ट आपकी जो है 10% है, और अगर यहाँ पर आपको रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकालनी हो तो 1 माइनस के 0.40 कर देंगे तो ये आपकी 6% आ जाएगी, 6% आ जाएगी। तो इक्विटी की कॉस्ट में से आप जो है ये टैक्स जो है वो माइनस कर देंगे तो आपकी रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन करके देखिए, तब सारी चीजें आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू गाइस।